हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एडुव्योरा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर। ये है पार्ट 2 वीडियो, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो जी अब तक हमने न्योलिथिक फेस पढ़ा था। न्योलिथिक फेस में लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी, एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था, एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी थी। अब इसी सेटल वे ऑफ लाइफ का डेवलपमेंट आगे चलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक लार्जर सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ। ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो कि अर्ली हड़प्पन स्टेज था, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। मेहरगढ़ जो था उसमें न्योलिथिक वे ऑफ लाइफ डेवलप हुआ, जो घाघर सरस्वती रीजन तक स्प्रेड हुआ था। उसके बाद अराउंड 4000 BCE कुछ कम्युनिटीज़ ने क्या करा, कॉपर का ओर एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। और इसी कॉपर यूज़ के साथ साथ डेवलपमेंट हुआ चालकोलिथिक फेस, यानी कॉपर स्टोन एज का, जो हम यहाँ पे एंटर करते हैं इस एज में। अब इम्पॉर्टेंट बात ये थी, जो अर्ली हड़प्पन स्टेज है वो सडनली अपेयर नहीं हुआ था, एकदम से नहीं। ये जो धीरे धीरे कॉन्टिन्यूटी चल रही थी, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, और जो धीरे धीरे सेटलमेंट आगे बढ़ रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे, वहाँ पे पॉटरी स्टाइल्स आए, प्रीशियस स्टोन्स का यूज़ हुआ, बीड्स का, बैंगल्स का, कहीं कहीं पे टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स भी देखे गए, कॉपर वर्क डेवलप होता गया। इन चीज़ों से जो है ये सिविलाइजेशन अपेयर हुआ। धीरे धीरे सेटलमेंट्स और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगे। कुछ प्लेसेस पे तो पेरीमीटर वॉल बनने लगी थी, जैसे आप सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के पिक्चर भी देखोगे तो देखो कितने मतलब कैसे ऑर्गेनाइज्ड वॉल्स बनाई हुई हैं। क्राफ्ट्स भी आगे ऑर्गेनाइज्ड हुए, काफ़ी ज़्यादा और बढ़े। साथ ही एग्रीकल्चर के साथ पॉटरी, कॉपर वर्क, शेल वर्क, ये सब ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इकोनॉमी को बढ़ने में ये चीज़ें ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। तो इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, ग्रोइंग क्राफ्ट्स, कनेक्शन से ग्रेजुअली फाउंडेशन क्रिएट की, जिसके थ्रू लेटर अर्बन सेंटर इमर्ज हुए थे। तो ये था हमारा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। हाँ जी, तो ऐसे डेवलपमेंट के बीच में कॉपर स्टोन एज के बाद हमें देखने को मिली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इस एज में 4 इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी: हड़प्पा, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन एंड चाइनीज़। और इन चारों में से डेवलपमेंट में, इन चारों की डेवलपमेंट मेनली कहाँ पे हुई थी? रिवर वैलीज़ में हुआ। रिवर ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया और सेटलमेंट्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की थी बेसिकली। इसीलिए इन एरियाज़ में जो कम्युनिटीज़ थी वो धीरे धीरे डेवलप होके काफ़ी ज़्यादा बड़ी सिटीज़ और सोसाइटीज़ में बदलने लगी। इन सब में से अर्ली सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन जो थी वो मेसोपोटामिया में हुई थी, जो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के बीच में था, वेस्ट एशिया में लोकेटेड था ये। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सुमेरियन, अकेडियन, असीरियन और बेबीलोनियन जैसी मेजर सिटी डेवलप हुई थी। सुमेरियन ने इरिगेशन के लिए डैम्स और कैनाल्स बनाए, काफ़ी उनके सिटीज़ में लार्ज टेम्पल्स भी होते थे जाके, जिन्हें ज़िगुरट्स कहा जाता था। ये सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस नहीं थी, बल्कि इनका इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर था। और एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन ये भी है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स भी थे। अब देख रहे उस टाइम पे ट्रेड कनेक्ट्स भी थे यहाँ पे, यानी ये सिविलाइजेशन कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं थे कि इन्हें पता ही नहीं था एक दूसरे सिविलाइजेशन का। ये रीजन के एक लोग दूसरे से कनेक्टेड भी थे, इन्हें पता था एक दूसरे के बारे में आपस में। तो अब हम आगे देखते हैं। अब मेसोपोटामिया के अंदर भी एक सिंगल सिविलाइजेशन नहीं थी। यहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट पावरफुल किंगडम्स आए जिन्होंने अपनी जगह ली, और इसी वजह से हम सुमेरियंस, अकेडियंस, अजीरियंस और बेबीलोनियंस के नाम से सुनते हैं। अब इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले आए सुमेरियंस। अराउंड 3500 BCE के आसपास और सिटी डेवलप हुई, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और ये जाने जाते हैं ब्रिक कंस्ट्रक्शन और ज़िगुरट्स जैसे लार्ज टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए। ज़िगुरट जो इनके इकोनॉमिक सेंटर था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सुमेरियंस क्यूनिफॉर्म राइटिंग लाए थे। क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो है अर्लीस्ट नोन राइटिंग में से एक है।
तो ये उसको लेकर आए थे। उसके बाद धीरे धीरे पावरफुल हुए अकेडियंस। ये हुए 2334 BCE के आसपास। और अकेडियंस ने एक लार्ज एम्पायर इस्टेब्लिश किया। उन्होंने सुमेरियंस की यूनिफॉर्म राइटिंग को कंटिन्यू किया और ये जाने जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए, जो इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में अजीरियंस पावरफुल किंगडम्स के रूप में इमर्ज हुए, जिसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर असुर था। ये अपने पावरफुल किंगडम के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ग्रेजुअली अपने नेबरिंग रीजन्स तक भी अपना कंट्रोल एक्सपैंड कर दिया था। अब अराउंड 900 BC बेबीलोनियन सेंट्रल मेसोपोटामिया में पावर की तरह इमर्ज होने लगा। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर था हम्मुराबी, जो अपने कोड ऑफ हम्मुराबी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशली नोन था। तो ये थी मेसोपोटामिया की हिस्ट्री। और मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को समझने के लिए ये 4 सिविलाइजेशन हमें ज़रूर समझ में आने चाहिए, एंड इन द सीक्वेंस सुमेरियंस, अकेडियंस, उसके बाद अजीरियंस एंड बेबीलोनियंस तक। तो ये थी मेसोपोटामिया की हिस्ट्री। अब बढ़ते हैं हम आगे तो अब मेसोपोटामिया के बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट रिवर वैली सिविलाइजेशन की तरफ चलते हैं, जो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन हुआ था नाइल रिवर के अलोंग। इसका डेवलपमेंट वहीं पे स्टार्ट हुआ था। और नाइल रिवर की जो ईयरली फ्लडिंग होती थी वो उनके लिए एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक एडवांटेज बन गई थी, क्योंकि फ्लड के बाद उन्हें सॉइल मिलती थी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल, जो एग्रीकल्चर में उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी। और उसके बाद वहीं पे सेटलमेंट्स ग्रो करने लगी क्योंकि एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। इरिगेशन सिस्टम भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किए। और नाइल रिवर की फ्लडिंग सिस्टम को समझने के लिए द इवन क्रिएटेड 365 डे कैलेंडर, जो उन्होंने फ्लडिंग सिस्टम को समझने के लिए कि हम किस टाइम पे एग्रीकल्चर और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसकी वजह से क्रिएट किया। अब अगर हम इजिप्ट की सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज हायरार्किकल सोसाइटी थी। सबसे ऊपर जिसमें फेरोज़ आते थे, यानी रूलर्स जो थे, और उसके बाद सोसाइटी डिफरेंट सोशल क्लासेस में डिवाइडेड थी। लास्ट में स्लेव्स आते थे, उनसे ऊपर थोड़ा फार्मर्स, ये सब आते थे। अब सोसाइटी की बात करें, आगे सोसाइटी की बात हो गई, आगे रिलीजियस बिलीव्स की उनकी बात करें तो उनकी सिविलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा अहम हिस्सा था उनका रिलीजन। उनका मानना था कि डेथ के बाद भी लाइफ कंटिन्यू होती है। इसी बिलीफ की वजह से उन्होंने मम्मीफिकेशन की प्रैक्टिस डेवलप की थी और मस्ताबस और पिरामिड्स जैसे ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ये इजिप्ट को पिरामिड से ही जाना जाता है। तो इनका यही मानना था, इनके रिलीजन की वजह से ऐसा मानते थे कि दैट लाइफ होती है आफ्टर डेथ ऑल्सो। और नॉलेज प्रिजर्व करने के लिए वो पैपिरस यूज़ करते थे, जिस पर स्टोरीज़, रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी, तो उसके लिए यूज़ करते थे। इसके साथ इजिप्ट सिर्फ रिलीजन और मॉन्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं था। वहाँ के फेस्टिवल, म्यूज़िक, डांसिंग और गेम्स, ये भी उनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट था कल्चर का, क्योंकि डेली लाइफ का था। डेली लाइफ एक तरह से प्रैक्टिस थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब हम मूव करते हैं चाइनीज़ सिविलाइजेशन की तरफ। चाइना में अर्ली सेटलमेंट्स मेनली हुआंग ही, यानी येलो रिवर और यांगत्से रिवर की वैलीज़ में डेवलप हुई। इनमें जैसे हमने इजिप्ट और मेसोपोटामिया में देखा, यहाँ भी रिवर्स ने एग्रीकल्चर और सेटल कम्युनिटीज़ को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। चाइना में अर्ली नियोलिथिक कल्चर जो है वो अराउंड 7000 BC डेवलप हो चुकी थी। और लेटर अराउंड 2000 BC यहाँ पे ब्रॉन्ज एज आ चुकी थी। ब्रॉन्ज एज में शांग और जोउ डायनेस्टीज़ पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी यहाँ पे। और इसके बाद किन और हान डायनेस्टीज़ आई जो आयरन एज से बिलोंग करती हैं।
अगर चाइना सिविलाइजेशन को समझें तो उसके लिए ऑरिकल बोन्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि इन पे वो इंस्क्रिप्शन लिखते थे। जो ऑरिकल बोन्स थी, ये देख रहे हो, ये ऑरिकल बोन्स पे कार्विंग्स की है, जो कि इंस्क्रिप्शन थी, जिसमें हमें चाइना के लोगों के बारे में, उनकी क्या सोच है, वो लोग कैसे रह रहे थे, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और चाइनीज़ राइटिंग का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये लोगोग्राफिक है, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो वर्ड्स या मीनिंगफुल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, मतलब कैरेक्टर्स, तो इसीलिए उसको लोगोग्राफिक बोला जाता है। अब चाइना अपनी क्राफ्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और स्पेशली जो ब्रॉन्ज मेटलर्जी थी, जेव क्राफ्टमैनशिप के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर के बाद टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट, राइटिंग और ऑर्गेनाइज सोसाइटी ग्रेजुअली डेवलप्ड होती गई। अब आगे बात करेंगे, चाइना सिर्फ जो है वो राइटिंग, सिविलाइजेशन, इन सब चीज़ों के लिए नहीं जाना जाता है। चाइना में काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट, ट्रेड और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी उस टाइम पे। चाइना में आर्टिज़न, स्पेशली जो जेड कार्विंग थी, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस थी। और जेड कार्विंग का तो जो एविडेंस है वो हमें बाहर से भी कई रीजन से मिलता है, जो ये दिखाता है कि उस टाइम पे भी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस थे वहाँ पे। और ब्रॉन्ज मेटलर्जी होती थी, मार्बल वर्क, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होती थी। और जेड ओनली डेकोरेशन के लिए नहीं, बल्कि रिचुअल और प्रेस्टीज के लिए भी वहाँ पे एज अ सिंबल यूज़ होता था। अब चाइना की फेमस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात करते हैं, जो एक सिंगल रूलर ने एक बार में नहीं बनाई थी। अलग अलग डायनेस्टीज़ में अलग अलग डिफेंसिव वॉल्स बनी थी, जो बाद में टाइम के साथ कनेक्ट हो गई। तो ये एक सिंगल वॉल एक टाइम पे नहीं बनी थी, ये अलग अलग टाइम पे बनी थी, बट विद द टाइम ये कनेक्ट हो गई। और ट्रेड में बात करें तो सिल्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सिल्क का नॉलेज नियोलिथिक पीरियड से ही था यहाँ पे, लेकिन हान डायनेस्टी के टाइम पे एक मेजर एक्सपोर्ट बन गया था। और अलग अलग रीजन को कनेक्ट करने वाला ये ट्रेड नेटवर्क जो था, जिसे हम आज सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। सोसाइटी भी इक्वल नहीं थी। चाइनीज़ ब्रॉन्ज एज सोसाइटी में रूलर और नॉबल्स काफ़ी ज़्यादा टॉप पर थे, जबकि फार्मर और लेबरर्स जो थे वो लोअर लेवल्स पे आते थे। तो यहाँ हमें डेवलप सिविलाइजेशन की क्लियर पिक्चर मिलती है। स्किल्ड क्राफ्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, सब कुछ देखने को मिलता है। अब हम कलेक्टिवली इन सिविलाइजेशन की बात करें तो कॉमन पैटर्न क्लियरली नज़र आता है। पहली बात तो ये सारे जो रिवर वैलीज़ के आसपास डेवलप हुए थे, और इनको एक्टिविटीज़ को जब इन्हें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी इनको रिकॉर्ड करने के लिए, तब यहाँ पे राइटिंग की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। इन सिविलाइजेशन ने सिर्फ सिटीज़ नहीं बनाई, बल्कि एग्रीकल्चर, राइटिंग, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट की। तो अर्ली सिविलाइजेशन हम एक देखते हैं तो ये सडन डेवलपमेंट ये नहीं थी, बहुत ग्रेजुअली विद थाउजेंड ऑफ ईयर्स एक का रिजल्ट था, जो फ्रॉम राइटिंग एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ टू ऑर्गेनाइज सिटीज़ एंड कॉम्प्लेक्स सिटीज़ तक की जर्नी जो हमने पूरी देखी। तो जी ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये रहा आपका चैप्टर मैप, इसको ज़रूर से देखना। ये चैप्टर का ओवरऑल रिव्यू है, काफ़ी अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट एडुव्योरा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।